बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। लेक्चर का आगाज़ करते हैं नात खूबसूरत दुआ के साथ। रब्बे ज़िदनी इल्मा। माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर बायोलॉजी टीचर शहजाद वहीद। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे तस्वीर के दो पहलू होते हैं, इस तरह बैक्टीरियल लाइफ के भी दो पहलू हैं। नंबर 1 हार्मफुल एस्पेक्ट और नंबर 2 यूजफुल एस्पेक्ट। आज की हमारी डिस्कशन का महवर बैक्टीरिया का हार्मफुल पहलू है। बैक्टीरिया डिजीजेस कॉज करते हैं इंसानों में, जानवरों में और इवन प्लांट्स में भी। आज हम देखेंगे बैक्टीरिया का वो वाला पहलू जिसका ताल्लुक इंसानी बीमारियों के साथ है। सो लेट्स गो टू द व्हाइट बोर्ड। माय डियर स्टूडेंट्स, हम देखेंगे रोल ऑफ बैक्टीरिया इन कॉजेशन ऑफ डिजीजेस। तो जैसे मैंने डिस्कस किया आप लोगों के साथ कि बैक्टीरिया इंसानों में बहुत सी बीमारियां फैलाते हैं, जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट बीमारियों के नाम हमने यहाँ पे लिख रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल डिफ्थीरिया, इसे हम खन्नाक बोलते हैं। टेटनस, इसे हम तशन्नुज की बीमारी कहते हैं। इसमें इंसान को बहुत ज़्यादा जर्क्स लगते हैं और इन जर्क्स की वजह से सम टाइम इंसान को बहुत ज़्यादा यू कैन से कि स्पैज़्म हो जाता है और ये स्पैज़्म भी इंसान की डेथ की कॉज बन जाता है। लेप्रेसी को हम जज़ाम बोलते हैं और इसमें इंसान का जो गोश्त है वो गलना शुरू हो जाता है और यहाँ तक कि उसके अंदर अल्टीमेटली गैंग्रीन स्टार्ट हो जाती है और फिर हम लोगों को समटाइम उसके हाथों को काटना भी पड़ जाता है। फिर बीमारी होती है मेनिंजाइटिस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम बोलेंगे कि इस शख्स को गर्दन तोड़ बुखार हो गया है। इसकी चीदा तरीन सिम्टम में हमारे पास क्या है कि एक ऐसा फीवर जो ठीक नहीं होता। नंबर 2, इसकी गर्दन में बहुत ज़्यादा अकड़ाव आ जाता है और अकड़ाव इतना ज़्यादा होता है कि सम टाइम इसकी अगर इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाए तो इस इंसान की जो वर्टिबल कॉलम है इट कर्ल्स बैकवर्ड और सिर्फ इसका सर और टो, पाँव की टो यू कैन से बेड पर अटैच होती है। बाकी सारे का सारा पोर्शन एलिवेटेड फॉर्म में को मुंह पेशेंट को ऊपर की तरफ है। तो आप इमेजिन करें कि सर की बैक और पाँव की टो लगी है, बाकी पूरी बॉडी अकड़ के एक कमान की शक्ल में चली गई है। इसे हम बोलते हैं मेनिंजाइटिस। ये भी बैक्टीरियल डिसऑर्डर है। फिर सोर थ्रोट आमतौर पर टीचर्स के साथ ही होता ही रहता है बिकॉज दे हैव टू यूज सम वेरी यू कैन से हाई पिच वॉइस, हाई नोड ऑफ वॉइसेस। तो उस लिहाज से जब बहुत ज़्यादा जोर लगा के वोकल कॉर्ड को बोलना पड़ता है तो आमतौर पे उनके थ्रोट पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है। वंस द थ्रोट बिकम इन्फ्लेम्ड तो it provides some you can say nutrient medium for these bacteria to thrive over here and cause a constant throat. ये बड़ी खतरनाक बीमारी हो सकती है बिकॉज इस वाले केस में सम टाइम जो हमारे वोकल कॉर्ड्स हैं उनके ऊपर नोड्यूल्स बन जाते हैं, फिर इनको क्योर करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। वूपिंग कफ को हम आमतौर पे काली खांसी के नाम से जानते हैं, इसको क्योर करना भी काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। टीबी मशहूर ज़माना है, इसे हम लोग आमतौर पे ट्यूबरक्लोसिस के नाम से जानते हैं, ट्यूबरक्लोसिस और या टीबी। देन वी हैव गॉट अ डिसऑर्डर दैट इज कॉल्ड एज निमोनिया। ये भी बहुत ही खतरनाक बीमारी है और वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है इन द कंट्रीज वेयर टेम्परेचर इज लो। कॉलरा को हम आमतौर पे हैजा के नाम से जानते हैं और टाइफाइड को लोग टाइफाइड या मयादी बुखार भी बोलते हैं क्योंकि ये खास मयाद एक खास टाइम के बाद दोबारा अपने आप को रिपीट कर रहा होता है। हम इन सारी बीमारियों को डिटेल से नहीं पढ़ने वाले, इनमें से कुछ बीमारियां हमने डिटेल से पढ़नी है। आए हम उन बीमारियों को देखते हैं कि वो कौन कौन सी हैं। यस माय डियर स्टूडेंट्स, पहली बीमारी है हमारे पास नंबर 1 डिसऑर्डर इज कॉलरा और इसे हम लोग उर्दू में हैजा के नाम से जानते हैं। हैजा, राइट। व्हाट इज इट्स कॉजेटिव एजेंट, हाउ इट कैन बी ट्रांसमिटेड, व्हाट आर its possible symptoms, how we can prevent it and how we can treat it and how we can diagnose it। ये वो सारे एट्रीब्यूट्स हैं 1 2 3 4 5 6 कि जिन्हें हम तमाम डिजीजेस में पढ़ने की कोशिश करेंगे। कॉजेटिव एजेंट इट्स विब्रियो कॉलरी। विब्रियो कॉलरी ये एक कोमा टाइप वायरस होता है। इट इज नॉट अ बैसिलस, इट इज नॉट अ यू कैन से कोकस, it is basically a comma shaped virus, so its name is Vibrio cholerae। it is a gram negative bacterium। आप लोग भी पढ़ के आए हैं, आपको पता है कि हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को ग्राम स्टेनिंग से स्टेन करेंगे तो वो कौन सा कलर ऑब्टेन करेंगे। यूज योर इंटेलेक्ट एंड ट्राई टू रिकॉल द लेक्चर। ट्रांसमिटेड मीन ट्रांसमिशन कैसे होती है?
कंटेमिनेटेड वाटर पीने से और कंटेमिनेटेड फूड खाने से। अगर मैं इसकी ट्रांसमिशन को कोई एक और नाम देना चाहूं तो ये कहलाती है ओरोफीकल ट्रांसमिशन। इससे बाद मेरे पास ये है कि अगर कॉलरा का पेशेंट किसी जगह पे वॉमिट करता है या किसी जगह पे वो लूज मोशन को यू कैन से करता है, उस पर्टिकुलर लूज मोशन से जो यू कैन से डिफरेंट फ्लाइज हैं वो कंटामिनेट करती हैं अपने हैंड वगैरह, अपने फीट वगैरह को, अपने प्रोबोसिस को, और फिर वो आके अगर हमारी नॉर्मल फूड के ऊपर बैठेंगी तो हमारी फूड भी क्या हो जाएगी, कंटामिनेट हो जाएगी। और उस कंटामिनेटेड फूड को जब एक हेल्दी पर्सन खाएगा तो चूंकि उसकी लेग्स और उसका प्रोबोसिस इट वाज कंटामिनेटेड विद विब्रियो कॉलरी, तो हमारी फूड भी कंटामिनेट हो जाएगी। इसलिए ऐसी जगहों पर बैठ के खुराक नहीं खानी चाहिए जहां बहुत ज़्यादा मक्खियां हों। बहुत ज़्यादा क्या, कोई भी मक्खी हो। कोशिश करें कि अगर आप लोगों ने हेल्दी रहना है तो आप इन वेक्टर्स से अपने आप को दूर रखें। और मक्खियों को बहुत ज़्यादा तादाद में बढ़ने से रोकने का एक ही तरीका है और वो है सफाई। मुसलमानों, सफाई निस्फ ईमान है। अगर आपकी सेहत अच्छी है तो आप इबादत भी कर सकेंगे, अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं है तो आप इबादत भी नहीं कर सकेंगे। तो सफाई को अपना शार बनाएं, अपने इर्द गिर्द अपनी सराउंडिंग को साफ करने की कोशिश करें। इल्म सिर्फ वो नहीं है जो बोर्ड पर या किताबों पर है, इल्म आपके इर्द गिर्द भी नजर आना चाहिए। इन द टर्म्स ऑफ योर हाइजीन, इन द टर्म्स ऑफ योर गेटअप, इन द टर्म्स ऑफ योर लैंग्वेज। तो नजर आना चाहिए कि आप एक एजुकेटेड नेशन या एजुकेटेड कबीले से या कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो इफ यू वांट टू स्टे हेल्दी, इफ यू वांट टू अवॉइड कॉलरा, तो आप क्या करेंगे, पानी को भी बॉयल करके पिएंगे और जो फूड है उससे भी ज़रा अच्छे तरीके से कुक करके खाएंगे, अपने हाथों को सही तरीके से धोएंगे, ऐसे माहौल में बैठे खाना खाएंगे जहां कम से कम मक्खियां नहीं हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सिम्टम क्या हैं। इसके बहुत सारे सिम्टम्स हैं, यानी कि अगर आप देखें तो ये स्टार्ट कहाँ से होगा, ये स्टार्ट होगा एक ऑर्गेनिज्म की मलेज से। मलेज का मतलब है कि वो कहेगा कि मेरा खाने को दिल नहीं कर रहा है, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। फिर उसके बाद उसके पेट में दर्द स्टार्ट होगी, फिर उसके बाद उसको थोड़ा सा फीवर भी हो जाएगा, फिर उसके बाद उसको वॉमिटिंग और लूज मोशन आना शुरू हो जाएंगे। ये जो दो चीजें हैं जिन्हें मैं बोल रहा हूँ, वॉमिटिंग और लूज मोशंस, ये इसकी बॉडी में मैसिव लॉस ऑफ वाटर करेंगे। मैसिव लॉस का मतलब है बहुत ज्यादा पानी लूज करेंगे। याद रखो, आपकी बॉडी में एक खास अमाउंट ऑफ वाटर रहनी चाहिए। यू नो वेरी वेल कि हमारी बॉडी में 92% तक वाटर है। अगर मेरी बॉडी में बहुत सारा वाटर लॉस हो जाएगा तो मुझे एनाफाइलेक्टिक शॉक हो सकता है, मुझे हाइपोवॉल्यूमिक शॉक हो सकता है। व्हेनेवर आई से हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, इसका मतलब ये है कि मेरी बॉडी में ब्लड का या वाटर का वॉल्यूम कम हो गया है। जब मैं बोलता हूँ एनाफाइलेक्टिक शॉक, इसका मतलब है मेरी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो गए हैं। एंड यू नो all terms of you can say communication, it is by means of calcium, potassium, sodium, chlorides, ये सारे के सारे क्या हैं, आयंस हैं। लेकिन जब आप पानी लॉस करते हो अपनी बॉडी में से वाया वॉमिट और वाया यू कैन से फीकल मैटर और वाया यूरिन, तो उसके साथ हमारे बहुत से प्रेशियस इलेक्ट्रोलाइट्स भी ज़ाया होते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट्स का बॉडी में से जाने का मतलब ये है कि आप हर बढ़ते हुए लम्हे के साथ मौत के मुंह में जा रहे हैं। तो इस लिहाज से इसे सिर्फ वाटर की सेंस में मत सोचो, इसके अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो हाउ वी कैन प्रिवेंट इट, इसको प्रिवेंट करने के लिए जैसे मैंने बोला कि नंबर 1, बेटर सैनिटेशन। आप कभी भी फीकल मैटर को ओपन मत छोड़े। अगर आपकी सराउंडिंग में जाहिर है बहुत अच्छी किस्म की टॉयलेट प्रेजेंट नहीं है तो आप उस फीकल मैटर को एक घड़े में यू कैन से करें और उसके बाद उसे प्रॉपर किसी मट्टी वगैरह से ढांप दें ताकि उसके ऊपर कोई भी मक्खी वगैरह ना बैठे और मक्खी वगैरह उस पर्टिकुलर फीकल मैटर को या वॉमिट का जो पानी है उसको दूसरे हेल्दी पर्सन की फूड पे ट्रांसफर ना करें। हाइजीन जाहिर है, जैसे मैंने पहले बोला कि सबसे बड़ी चीज़ आपका हाथों का धोना। खाने से पहले हाथों का धोना सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है, तो आप जितना ज़्यादा सुन्नतों पे अमल करेंगे उसका भी आपको फ़ायदा होगा। तो हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम देखते हैं लोगों को कि वो गंदे हाथों से ही रेड़ियों से फूड पकड़ के उसे अपनी जीन्स की पैंट के ऊपर रगड़ के खाना शुरू कर देते हैं। जीन्स की पैंट डर्ट उतार सकती है, बैक्टीरिया वायरस नहीं उतार सकती। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम लोग बेहतर हाइजीन को ऑप्ट करें। फिर उसके बाद जो फूड की प्रेपरेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कि
अगर आप लोगों ने फूड को पका लिया तो डेफिनेटली आप लोगों ने फूड के जो तमाम जर्म्स थे उसे किल तो कर दिया, लेकिन जब आप लोग हंडिया को डाल रहे थे, क्या उस टाइम आपके हाथ सही थे? या जिस बर्तन में आपने डाला है, क्या उस पर पहले से मक्खियां तो नहीं बैठी हुई थी? नॉट ओनली फूड की प्रेपरेशन बल्कि फूड की सर्विंग भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों की हेल्थ के ऊपर, राइट? अब देखते हैं हाउ वी कैन ट्रीट दिस पर्टिकुलर थिंग। इसको ट्रीट करने के लिए एक पॉइंट रह गया यहाँ पर कि हम इस पर्टिकुलर डिजीज के बारे में आपको बताएं कि हम इसकी पैसिव इम्यूनाइजेशन करते हैं, बिकॉज हमें पता है कि अगर छोटे बच्चे को ये वाली बीमारी होगी तो वो छोटा सा नन्हा सा जो फूल है वो इस मैसिव वाटर लॉस को बर्दाश्त नहीं करता, यहाँ तक कि उसके जो सर के टॉप की बोन्स होती हैं उसे हम बोलते हैं पैराइटल बोन्स, यहाँ तक कि उस छोटे बच्चे की जो पैराइटल बोन्स है सबसे टॉप वाली वो अंदर की तरफ सिंक होना शुरू हो जाती। तो ये तो बहुत छोटा सा फूल जैसे मैंने बोला आप लोगों के लिए, तो हम उसको प्रिवेंट करने के लिए कि वो इस बीमारी का शिकार ना हो, हम उसको इम्यूनाइज करते हैं और 6 मंथ के एज पर ही हम उसे पहला इंजेक्शन लगा देते हैं। दैट इज बेसिकली वैक्सीन टू प्रिवेंट द बेबी फ्रॉम विब्रियो कॉलरी। ट्रीटमेंट क्या है? जाहिर है बैक्टीरियल डिसऑर्डर है, तो बैक्टीरियल डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट क्या होगा? आप उसे एंटीबायोटिक देंगे। याद रखो, मेरी बात को गौर से सुनो। एंटीबायोटिक्स क्या करेंगी? ये उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में से बैक्टीरियल ग्रोथ को अरेस्ट करेंगी, रोकेंगी। हम आमतौर पे ऐसी मेडिसिन नहीं देते जो बैक्टीरिया को मारती हैं। मारने के लिए वी अलाउ योर इम्यून सिस्टम टू वर्क। इम्यून सिस्टम का काम है उन बैक्टीरिया को किल करना, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाना, उसके अगेंस्ट एंटीटॉक्सिन बनाना, ठीक है, ये उसका काम है। देन व्हाट इज द जॉब ऑफ ओआरएस? ओआरएस इज बेसिकली लाइफ। जैसे मैंने बोला था कि इस पेशेंट की बॉडी में से 2 चीजें लॉस हो रही हैं, एक पानी और दूसरा इलेक्ट्रोलाइट। पानी और इलेक्ट्रोलाइट जिंदगी हैं, जो जिंदगी देने वाली चीज है वो ORS है। आप इस पेशेंट को अगर एंटीबायोटिक दे रहे हैं लेकिन आप इसकी ओरल रिहाइड्रेशन सप्लीमेंटेशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो उस वाले केस में आप लोग एडिक्वेट रिप्लेसमेंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट नहीं कर रहे हैं, इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में बैक्टीरिया मर जाएंगे, शायद ये 7 ऑर्गेनिज्म भी मर जाएगा। अगर हम इस ऑर्गेनिज्म की लाइफ को सेव करना चाहते हैं तो फिर हमें 7 ORS जरूर पिलाना चाहिए। माय डियर स्टूडेंट्स, ये अवेयरनेस भी है आप लोगों के लिए कि अगर आपने ORS बनाना हो तो उसका तरीका ये नहीं है कि आपने ORS का पैकेट खोला, थोड़ा सा पानी में डाला और घोल के पी लिया। नॉट एट ऑल। ORS बनाने का मेथड ये है कि आप 4 गिलास पानी लें और पूरे का पूरा ORS का पैकेट उसमें डालें, बिकॉज ORS इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सॉल्ट्स। तो जब आप उससे प्रॉपर तरीके से मिक्स नहीं करेंगे तो वो सारे के सारे सॉल्ट एक ऑप्टिमम कॉन्सेंट्रेशन में पेशेंट को अवेलेबल नहीं होंगे। तो ORS बनाने का मेथड क्या हुआ कि आप एक जग में 4 गिलास पानी लेंगे, उसमें ORS का पूरा पैकेट डालेंगे, उसे शेक करेंगे और उसे किसी बॉटल में सेव कर लेंगे और थोड़े थोड़े वक्फे के बाद उस पेशेंट को देते रहेंगे। Hence, I say ORS is a life-saving, you can say, therapy at this moment. डायग्नोसिस कैसे हो सकती है? बड़ी सिंपल है। आप उसकी वॉमिट में जो निकला है पानी या फिर उसका जो स्टूल है आप उसको टेस्ट करेंगे तो आपको डेफिनेटली उसमें विब्रियो कॉलरी नजर आएंगे, लेकिन कि सिम्टम्स इतने प्रोमिनेंट और यू कैन से वाजे होते हैं कि हमें इस पर्टिकुलर टेस्ट की जरूरत ही नहीं पड़ती। इस वाले केस में डायग्नोसिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। इस वाले केस में तो हमने जल्दी से लाइफ को बचाना है तो हम डायरेक्टली एंटीबायोटिक और ORS के ऊपर ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। वी हैव टू गो टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। Yes, my dear students, we want to discuss the next disorder that is called as the typhoid. अब जो टाइफॉइड है स्टूडेंट्स उसका भी हम पढ़ेंगे कॉजेटिव एजेंट। इसका नाम है साल्मोनेला टाइफी और इससे किसी ज़माने में हम लोग साल्मोनेला टाइफोसा भी कहते रहे हैं और ये भी एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम है, राइट। इसकी ट्रांसमिशन 5 F's के थ्रू होती है, राइट। फ्लाइज, फूड, फ्लड, फिंगर, फोमाइट्स एंड फीकल मैटर। यानी कि ये जो सारे F हैं इनमें किसी भी तरीके से अगर ये वाला कॉजेटिव एजेंट आपकी बॉडी में चला गया है तो फिर 99% चांस ये है कि आप टाइफाइड का शिकार हो जाएंगे। फ्लड बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन इलाकों में आमतौर पे फ्लडिंग होती है उनमें आमतौर पे हैजा और टाइफाइड जो है वो बहुत ज़्यादा फैल जाता है। फूड आपको वही बात है प्रॉपर तरीके से कुक करनी है
और सही हाइजेनिक यूटेंसिल्स में डालनी है और साफ हाथों से डालनी। यहाँ पे भी ट्रांसमिशन कुछ वैसी जैसे मैंने लास्ट में डिस्कस की थी कि ओरोफिकल ट्रांसमिशन होती है, तो इस वाले केस में भी इनके फीकल मैटर को क्या करना चाहिए, प्रॉपर डिस्पोज करना चाहिए, उसे वाटर बॉडी का पार्ट नहीं बनने देना चाहिए। बिकॉज कि आपको पता है कि हमारे कंट्री में तो बहुत सी जगह ऐसी हैं कि जहां हमारा पीने वाला पानी और वेस्ट मटेरियल आपस में कांटेक्ट में आ जाते हैं। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमें फीकल मैटर को भी कोशिश करनी चाहिए, पेशेंट्स के फीकल मैटर को हम ज़मीन में दफन करें, हम उसे वाटर बॉडी का पार्ट ना बनाएं। फिर उसके बाद ये सारी की सारी चीज़ें हैं। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट थिंग, इसके सिम्टम्स क्या हैं। अल्सर। अल्सर से बाद मेरे पास क्या है कि ब्लड आएगा, और जाहिर है ये टाइफाइड जो है ये बेसिकली आप लोगों के इंटेस्टाइन को अफेक्ट कर रहा होता है। तो अल्सर, और जब अल्सर की जो यू कैन से इंटेंसिटी है वो बढ़ेगी तो फिर अल्सर उस ऑर्गेनिज्म के लूज मोशन के साथ ब्लड भी आ रहा हो तो हम लोग उसे क्या नाम देते हैं, इट इज़ नॉट सिंपल डायरिया। ज़ाहिर है मेरे स्टूडेंट्स, अगर एक पेशेंट को ब्लडी स्टूल आ रहा है तो उसके पेट में दर्द ना हो तो पॉसिबल नहीं है, तो इसका जो एब्डोमेन है वो टेंडर होगा। अब टेंडर से मुराद क्या है मेरे पास, जब भी मैं उसे हाथ लगाऊंगा, खासतौर पर छोटा बच्चा है तो वो प्रॉपर होना शुरू कर देता है। तो टेंडर का मतलब ये है कि जो हाथ लगाने से दर्द हो, दैट इज कॉल्ड द टेंडर। फिर इसका फीवर ऐसा ऐसा बढ़ रहा है, आपको रीज़न उसकी पता ही है। देन लिथार्जी, लिथार्जी का मतलब होता है कमज़ोरी, कमज़ोरी ना शुरू हो जाती है इस पेशेंट को, बिकॉज ज़ाहिर है एब्जॉर्प्शन तो हो नहीं रही है, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होने के प्रोसेस को इसकी बॉडी में बनने वाली प्रोटीन्स भी रोक रही होती। तो जब उसकी बॉडी में फूड एब्जॉर्ब नहीं होगी तो जाहिर है फूड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी वो भी वहाँ नहीं होगी, तो ये ऐसा ऐसा कमज़ोर होता चला जाएगा। फिर आती है सप्लीनोमेगैली। सप्लीन कहते हैं तिली को और मेगैली कहते हैं बड़े हो जाने को। चूंकि इसकी बॉडी के अंदर अल्सरेशन हो रही है, बहुत ज़्यादा आरबीसीज ब्रेक हो रही हैं, बहुत ज़्यादा लूज भी हो रही हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में इस ऑर्गेनिज्म की जो सप्लीन है इट बिकम्स हाइपर एक्टिव, और हाइपर एक्टिव होने की वजह से साइज ऐसा ऐसा बड़ा हो जाता है। ज़ाहिर ये वाला सिम्टम हमें इस पेशेंट में एंड स्टेज पे नजर आएगा। हाउ वी कैन प्रिवेंट इट? बाय मीन्स ऑफ सम वैक्सीनेशन, बाय कंट्रोलिंग वेक्टर्स, आपको पता ही है, बाय अगेन बेटर हाइजीन। मैंने वर्ड लिखा हुआ है पब्लिक। इसका क्या मतलब है कि अक्सरियत लोगों की जो है उससे अपने आप को ठीक करना है। एक इंडिविजुअल, अगर अल्लामा इकबाल ने कहा था कि हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा, लेकिन जब हम डिजीज़ की एपिडेमिक या पैंडेमिक होने की बात करते हैं तो उस वाले केस में एक इंडिविजुअल ज़ाहिर इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन इतना नहीं जितना सारे लोगों का मिल के एफर्ट करना है। तो जब किसी इलाके में इस तरह की कोई बीमारी फैलती है तो अक्सर लोगों को क्या करना चाहिए, केयरफुल हो जाना चाहिए। अक्सर लोगों को अपनी हाइजीन, पर्सनल हाइजीन, अपनी जो लोकल हाइजीन है, अपने घर की हाइजीन, डोमेस्टिक हाइजीन, उससे बेहतर करना चाहिए, तभी हम इन बीमारियों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। डायग्नोसिस के लिए क्या है, हम लोग विडाल टेस्ट करते हैं। ये ज़रा प्रिमिटिव टेस्ट था, ये हमें टाइटर देता था कि इस पर्टिकुलर कॉजेटिव एजेंट की कितनी एंटीबॉडीज प्रेजेंट हैं। लेकिन जो मेरे पास टाइफिडॉट टेस्ट होता है ये मुझे बताता है कि इसके अंदर IgE और IgM दो डिफरेंट प्रोटीन्स होती हैं, उनकी कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट है। और ये जो टेस्ट है ये एलाइजा बेस्ड होता है। क्या है ये अब बाद में डिस्कस करेंगे। तो टाइफिडॉट टेस्ट इज मोर एक्यूरेट एज कंपेयर टू विडाल टेस्ट। तो आज हम आमतौर पे लोगों से ये कहते हैं कि आप विडाल टेस्ट ना करवाएं, टाइफिडॉट टेस्ट कराएं, इट इज मोर रिलायबल। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बहरहाल और बेहतर एडवांसमेंट होती चली जा रही हैं। बैक्टीरिया है, एंटीबायोटिक देंगे, पीने के लिए इसे ज़ाहिर ORS देना हमें चाहिए। नेक्स्ट डिजीज इज कॉल्ड एज पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, यानी कि ये लंग्स की टीबी है। याद रखो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो बैक्टीरियम है मीन्स इज अ कॉजेटिव एजेंट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इट इज अ बैक्टीरियम दैट लैक सेल वॉल। इसके पास सेल वॉल नहीं होती, राइट। जब सेल वॉल नहीं है तो ये वाला बैक्टीरियम किसी भी जगह पे पेनिट्रेट कर सकता है। ये हमारी बोन्स तक पेनिट्रेट कर सकता है और ये हमारी बोन्स की टीबी भी करवा सकता है। ये टीबी हमारे इंटेस्टाइन की हो सकती है, टीबी हमारे लंग्स की हो सकती है, टीबी हमारे स्टमक की हो सकती है, टीबी सो मच सो के हमारे ब्रेन की हो सकती है। जिस चीज़ से हमारी बोन सेफ नहीं है, आप इमेजिन करो कि वो कितना जालिम किस्म का बैक्टीरिया होगा।
आपको याद है, आप शायद आपने पढ़ा होगा ग्रेड 9 में, कि हमारे लंग्स के बाहर 2 मेम्ब्रेन होती है, उन्हें हम प्लूरल मेम्ब्रेन्स बोलते हैं। टीबी उनकी हो सकती है। तो अगर आप इस पर्टिकुलर इमेज को देख रहे हैं तो आप देखें कि किस तरीके से इस पेशेंट की जो बोन्स हैं वो तक टेढ़ी हो गई हैं ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इन द बोन्स। तो दुआ कीजिए अल्लाह ताला हमें इन तमाम बीमारियों से महफूज रखे। तो इस लिहाज से ये बड़ा डेंजरस किस्म का बैक्टीरियम है कि ये जो हमें टीबी कॉज करे। आज का हमारा जो टॉपिक है डिस्कशन है, इट इज रिगार्डिंग द टीबी ऑफ द लंग्स, फेफड़ों की टीबी के बारे में बात हो रही। ट्रांसमिट कैसे हो रही है? थ्रू एयर। ये बड़ी कॉन्टेजियस बीमारी होती है। अगर टीबी का पेशेंट हवा में कफ करता है तो 6 मीटर तक जरासीम हवा में जाते हैं। तो क्या ऐसे किसी पेशेंट की हम तीमारदारी ही छोड़ दें जिसको टीबी है? तो आंसर इज नो। इस वाले केस पे भी हमें एक गाइडलाइन दी गई है। वो गाइडलाइन ये है, अगेन किससे दी है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है कि आप इस पेशेंट के सरहाने जाके खड़े हों। आप इस पेशेंट के कदमों की तरफ राइट लेफ्ट ना खड़े हों, बल्कि आप एक सामने की तरफ खड़े हों और इसके हक में आप दुआ करेगा ताला इसकी शक्तियों को कम फरमाए। तो इसको तनहा नहीं छोड़ेंगे, राइट? इसके पास जाएंगे, इसकी तीमारदारी करेंगे, लेकिन कीपिंग अ डिस्टेंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पेशेंट। तो बहुत कंटेजियस है, आमतौर पर उन जगहों पर बहुत तेजी से फैलती है जहाँ बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडिंग होती है, राइट? जितने ज़्यादा लोग इसके कॉन्टैक्ट में आएंगे, ये बीमारी उतनी ही तेजी से उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में प्रोलिफरेट कर जाएगी। इस वाले केस पे भी आई वुड लाइक टू स्टैंड विद दिस पर्टिकुलर थिंग दैट इज कॉल्ड एज अ बेटर पब्लिक अवेयरनेस। टीबी के बारे में लोगों को जितनी ज़्यादा हम आगाही देंगे, जितना लोगों को बताएंगे, उतना ही हम अपनी आने वाली नस्लों को उससे महफूज रखेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। फिर हम चलते हैं हमारे सिम्टम। हैकिंग कफ होती है, थोड़े वक्फे से हल्की हल्की जारी रहती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो रही होती। लेकिन अगर ये वाला जो क्या कहते हैं बैक्टीरियम है, कॉजेटिव एजेंट है, अगर ये उसकी प्लूरल मेम्ब्रेन के अंदर चला गया है तो उस पर्टिकुलर पेशेंट को बहुत ज़्यादा चेस्ट में पेन भी होती है। फिर सबसे अहम बात जिसके ऊपर मैंने स्टार लगाया हुआ है आप लोगों की सहूलत के लिए, वो है लो ग्रेड फीवर। अगर आप किसी और किस्म की डिजीज़ की बात करेंगे तो आमतौर पे बाकी सब डिजीज़ में हाई ग्रेड फीवर होता है, लेकिन दुनिया में 2 बीमारियां ऐसी हैं जिनमें आमतौर पे लो ग्रेड फीवर ही होता है, एटलीस्ट इनिशियली। उनमें से एक है टीबी और दूसरी होती है कैंसर, राइट? एक होती है टीबी, दूसरी होती है कैंसर। इट इज़ डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू, बट नो, बल्कि बड़ा आसान हो गया अब तो। लेकिन सिंपल ऑब्जेक्टिव सिम्टम की बेस के ऊपर आमतौर पर इनको डायग्नोस करना, डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल होता है। फिर जब ये डिजीज़ आगे बढ़ती है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि ये पेशेंट जब खांसता है, बार बार खांसता है, तो इरिटेशन स्टार्ट होती रहती है और एक टाइम आता है कि जब उसकी बॉडी में से निकलने वाला स्पूटम भी ब्लडी हो जाता है। स्पूटम का मतलब होता है बलगम, यानी कि अब ये जो बंदा एक्सपेक्टोरेट कर रहा होता है, एक्सपेक्टोरेट का मतलब होता है बॉडी में से बाहर खारिज करना। तो जब ये बलगम को बॉडी में से बाहर खारिज करता है तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड शामिल होता है। ये एक बहुत ही मार्क्ड सिम्टम है इस वाले केस में। लेकिन जाहिर है इस पर्टिकुलर सिम्टम के साथ अगर देखा जाए तो और भी बहुत से सिम्टम्स हैं जो ऐसे डेवलप हो रहे हैं। लेथार्जी, कमजोरी, आपको पता है जब लंग्स सही काम नहीं कर रहे होंगे तो आपकी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो फूड बर्न नहीं होगी, फूड बर्न नहीं होगी तो एनर्जी नहीं बनेगी, तो कमजोरी होना जाहिर सी बात है। एनोरेक्सिया का मतलब होता है भूख का मिट जाना। इस पेशेंट को भूख ही नहीं लगती, ऐसा कुछ खाने को दिल ही नहीं करता। उस पर्टिकुलर ना खाने की वजह क्या है? वो पर्टिकुलर टॉक्सिन्स हैं जो ये बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है और जाके हमारे हंगर रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाता है, फिर हमें भूख नहीं लगती। फिर उसके बाद आता है वेट लॉस। ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिम्टम है वेट लॉस, यानी कि अच्छा खासा बंदा 2-2.5 महीने में अंदर ही आधा रह जाता है, इतनी तेजी से इसका वेट लॉस होता है। तो वेट लॉस भी इन 2 बीमारियों के अंदर, मीन कैंसर के अंदर और टीबी के अंदर, बहुत ही मार्क्ड सिम्टम है। फिर एक और सिम्टम जो दोनों बीमारियों में पाया जाता है वो है नाइट स्वेट्स, रात को सोए हुए से पसीने आते हैं। ये एक और बहुत ही डेंजरस किस्म का सिम्टम है। फिर एक और चीज़ जिसे मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, ऑल दैट इज नॉट प्रेजेंट इन योर बुक, वो क्या है? वो है स्वोलन लिम्फ नोड्स। आपको पता है कि हमारी पूरी बॉडी में हमारे वीनस सिस्टम के पैरेलल एक और सिस्टम प्रेजेंट है, एंड दैट वेरी सिस्टम इज कॉल्ड एज लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम में
हमारे पास क्या प्रेजेंट होती है, लिम्फ चैनल्स प्रेजेंट होती हैं और हमारी गर्दन की साइड्स पे, राइट, हमारे एक्जिला जिसे हम अपनी आर्मपिट बोलते हैं, जिसे हम बगले भी कहते हैं, उसके अंदर। फिर वो जगह जहां मेरी टमी मेरी लेग से जुड़ती है, दैट इज कॉल्ड एज द ग्रॉइन रीजन, वहां पे प्रेजेंट होती हैं। पेट पे प्रेजेंट होती हैं, चेस्ट के सेंटर में प्रेजेंट होती हैं। तो इनमें से बाज़ जगहों के ऊपर गिल्टियां बन जाती हैं, उन्हें बोलते हैं लिम्फ नोड्स। तो लिम्फ नोड्स भी दो केसेस में स्वेल होती हैं, या टीबी में या कैंसर में। अगर तो ये लिम्फ नोड स्वेल हुई हैं टीबी की वजह से, तो आप खुश हों, बिकॉज कि अल्हम्दुलिल्लाह इसका तो हमारे पास ट्रीटमेंट है। लेकिन खुदा ना खास्ता वो कैंसर की वजह से हैं, तो फिर यकीनी तौर पे अल्लाह ताला से मजीद माफ़ी की दुआ करनी चाहिए। तो ये जो एक सिम्टम मैंने आपसे बोला है स्वोलन लिम्फ नोड, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और मार्क्ड सिम्टम है रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर डिजीज नोन एज ट्यूबरक्लोसिस। अब हम चलते हैं इसकी प्रिवेंशन। हमारे पास एक वैक्सीन प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज बीसीजी। बीसीजी स्टैंड्स फॉर बैसिलस क्यूमुलस ग्रामिनस। बहुत सी बुक्स इसे बैसिली कैलमेटे ग्यूरिन के नाम से भी जानते हैं। तो इट इज एब्रीवेशन, और इट्स एब्रीवेशन इज बेसिकली बीसीजी। तो ये भी आमतौर पे हम लोग पहले साल के अंदर पे अपने बच्चों को लगाना शुरू कर देते हैं, सो दैट कि वी कैन प्रिवेंट आर यू कैन से अपकमिंग जनरेशंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वेरी वेरी मर्सीलेस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ट्रीटमेंट क्या है इसका माय डियर स्टूडेंट्स? पहली बात है दुआ करें कि किसी को हो ना, और उसके लिए फिर वही बात है कि अपनी हाइजीन को बेहतर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अगर किसी को ये बीमारी हो गई है माय डियर स्टूडेंट्स, तो फिर हम क्या करेंगे? हम उसकी विगरस नॉन स्टॉप क्या करेंगे? एंटीबायोटिक थेरेपी करेंगे। अगर आप किसी अच्छी मेडिकल बुक को पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि हम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को उसके बहुत ज़्यादा स्ट्रेन्स प्रोड्यूस होने की वजह से, बहुत ज़्यादा वैरायटीज प्रोड्यूस होने की वजह से हम नाम देते हैं सुपर बग। इस सुपर बग को क्योर करना या इसकी इतनी ज़्यादा टाइप्स को एक ही एंटीबायोटिक से क्योर करना पॉसिबल नहीं है। तो WHO ने क्या किया हुआ है, दुनिया से टीबी को इरेडिकेट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए एक सुपर मेडिसिन बनाई है, सुपर कैप्सूल बनाया है, सुपर टैब बनाई है। दैट वाली सुपर टैब कंटेन्स बेसिकली 4 एंटीबायोटिक्स, और वो जो 4 एंटीबायोटिक्स हैं उनको हम लोग आप एक ही टैबलेट में बंद करके एक दफ़ा से बॉडी में डालते हैं। और ये जो विगरस ट्रीटमेंट है, इसके लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं डॉट। डॉट स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशनल थेरेपी। अगर आपका कोई प्यारा, इफ एनी लव्ड वन ऑफ योर्स इज सफरिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डिजीज, तो इट इज नॉट हिज ड्यूटी टू टेक मेडिसिन, इट इज योर ड्यूटी टू इंजेक्ट मेडिसिन एट रेगुलर इंटरवल्स इन हिज और हर बॉडी। पेशेंट भूल सकता है, आपको नहीं भूलना है। आपको प्रॉपर एक टेबल बनाना चाहिए उस पेशेंट को क्योर करने के लिए। आप एक टेबल बनाएं, जो डोज डॉक्टर ने आपको बताई है सुबह दोपहर शाम, या 1 पर डे, या BD का मतलब होता है बाइनरी डोजेज, दिन में 2 दफ़ा आपको बताई गई है। तो आप दोनों टाइम पे उस पर्टिकुलर मेडिसिन को देने के बाद वहाँ एक डॉट लगाएं और उसे आप लोग प्रॉपर यू कैन से फिल करें किसी कलर के साथ कि यस मैंने अपनी यू कैन से अम्मा हुजूर को, अपने भाई को, अपने फादर को, अपनी बहन को, अपनी बीवी को, बेटी को, वट बेटे को, जो भी डिजीज का शिकार है उसको मैंने ये मेडिसिन दे दी है। मेक श्योर कि इसमें से एक टाइम की मेडिसिन भी स्किप ना हो। एक टाइम की मेडिसिन स्किप होने का मतलब ये है कि आपने अपने पिछले 2-3 माह की जो मेहनत है उस पर पानी फेर दिया है। इट इज अ सुपर बग, और इस सुपर बग को सुपर ह्यूमन वे में ही ट्रीट करना चाहिए, आम इंसानों की तरह नहीं। बहुत विजिलेंट होके, बहुत एक्टिव होके, एक टाइम टेबल बना के इसको ट्रीट करना चाहिए, और इसमें कोई डोज मिस नहीं करनी चाहिए। आई वॉन्ट टू रिपीट दिस सेंटेंस अगेन, इफ यू लव योर यू कैन से पीपल इन योर सराउंडिंग, देन always use dot therapy to overcome this particular super bug known as Mycobacterium tuberculosis. I hope कि ये बातें आप लोगों को फ़ायदा देंगी और आप अपने बहुत से प्यारों की जानों को ज़ाया होने से बचा लेंगे और उन्हें क्वालिटी लाइफ देंगे। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। देखते हैं कि हम निमोनिया के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं। यस माय डियर स्टूडेंट्स, आज की जो लास्ट डिजीज है इट इज़ निमोनिया। हम इसमें पी को साइलेंट रखते हैं, लेकिन जब लिखेंगे तो प्न्यूमोनिया लिखेंगे। ये मैंने इसलिए बोला है ताकि आप स्पेल ना मिस कर दे। प्न्यूमोनिया, निमोनिया बोलते हैं इसे। इसका कॉजेटिव एजेंट एक बैक्टीरियम है,
यूजुअली मीन्स 80% चांस ये है कि इसका कॉजेटिव एजेंट बैक्टीरियम होगा और वो एक स्ट्रेप्टोकोकाई है जो ग्राम पॉजिटिव है। याद रखें माय डियर स्टूडेंट्स कि टीबी का कॉजेटिव एजेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये ना तो ग्राम पॉजिटिव है और ना ही ग्राम नेगेटिव है। आई स्किप्ड द लास्ट बोर्ड। तो ना ही ग्राम पॉजिटिव है ना ही ग्राम नेगेटिव है, इसके लिए हमें एसिड फॉस यू कैन से स्टेनिंग करनी पड़ती है, राइट। तो पेशेंट का हम स्पूटम लेंगे, उसकी हम स्लाइड बनाएंगे और उसकी हम एसिड फॉस स्टेनिंग करेंगे, तो देखेंगे ये बैक्टीरियम टीबी से पर्टेनिंग यहाँ मौजूद है या नहीं है। तो ये बहाल मेरे पास एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियम है, दैट्स नेम इज स्ट्रेप्टोकोकाई निमोनिया। हाउएवर cause of pneumonia may be a fungus or may be a virus as well. कॉन्टैक्ट से फैलेगा, ये भी एक कॉन्टेजियस डिजीज है। ये वाला ऑर्गेनिज्म अगर कफिंग करेगा तो भी एयरबॉर्न हो सकते हैं, और अगर हम उसके इस्तेमाल शुदा बर्तन, जिसे हम आई डोंट नो आप लोग क्या बोलेंगे, हम इसे जूठे कहते हैं, इस्तेमाल शुदा बर्तन इस्तेमाल करेंगे तो फिर भी ये डिजीज ट्रांसमिट हो सकती है फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अदर ऑर्गेनिज्म। सिम्टम की बात करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि निमोनिया वाले केस में अनलाइक प्रीवियस डिजीजेस हमें हाई ग्रेड फीवर होता है। व्हेनेवर आई से हाई ग्रेड फीवर, इसका मतलब ये होता है कि टेम्परेचर 103 104 है, लेकिन टीबी वाले केस में ऐसा नहीं होता। टीबी वाले केस में पेशेंट को यूजुअली 100 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम 100.5 और 101 टेम्परेचर रहता है, इसे हम बोलते हैं लो ग्रेड फीवर। लेकिन इस वाले केस में हाई ग्रेड फीवर होता है, दैट इज इवन मोर डेंजरस बिकॉज आपको पता है कि हाई टेम्परेचर कॉज मोर डैमेज टू योर एंजाइम सिस्टम, ठीक है। अगर आप इसको देखेंगे तो इसके अंदर सडन चिल्स स्टार्ट होंगी, शार्प चेस्ट पेन्स होंगी, वाटरी लंग्स हो जाएंगे। इन सारों के बाद अगर उसे कफ होगी और कफ में स्पूटम खारिज होगा तो वो रस्टेड कलर होगा, ब्राउन, आपको पता रस्ट कलर, जब किसी लोहे को जंग लगता है तो उसे हम बोलते हैं रस्ट। तो जैसे एक जंग आलूद लोहे का रंग होता है, ऐसा ही इस पर्सन की स्पूटम का कलर भी होता है, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। जाहिर है जगह जगह पे ब्लॉकिंग हो गई है, बहुत ज़्यादा स्पूटम फंसा हुआ है इस पेशेंट के लंग्स में और उसकी जो ट्रैक्स हैं उसके अंदर, तो इस पर्सन को डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग होगी, बल्कि मुझे अगर कहने का मौका दे तो मैं बोलूँगा पेनफुल ब्रीदिंग होगी। जाहिर है सांस नहीं आ रहा है, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रही है, तो ओवरऑल बॉडी कलर कैसा हो जाता है, पेल हो जाता है। Now we want to see its prevention. Again, सफाई निस्फ ईमान है मुसलमानों, सफाई निस्फ ईमान है। तो यहाँ पे भी बेटर हाइजीन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेटर फूड और हाइजीनिकली एक्टिव फूड खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ा खाओ लेकिन सुथरा खाओ, बात समझ आ रही है। फिर हम देखेंगे इसकी क्योर या ट्रीटमेंट आपको देनी पड़ती है डिफरेंट किस्म के एंटीबायोटिक्स। बहुत सारे एंटीबायोटिक है हमारे पास जो इसको क्योर करती हैं और करने में कामयाब होती भी हैं, लेकिन जो इनमें से टॉप लेवल पे है दैट इज कॉल्ड एज द पेनिसिलिन। लेकिन बहुत से लोग पेनिसिलिन से क्या होते हैं, एलर्जिक होते हैं, उनमें एलर्जिक रिएक्शन स्टार्ट होते हैं और बास ही तो बहुत सीवियर सिम्टम डेवलप होती है और बास वाले केसेस में तो डेथ भी हो जाती है। तो हम डॉक्टर लोग जाहिर है पेनिसिलिन डायरेक्ट इंजेक्ट नहीं करते हैं, बल्कि उसकी पहले सेंसिटिविटी चेक करते हैं बाय इंजेक्टिंग अ लिटिल अमाउंट ऑफ द पेनिसिलिन हाइपोडर्मली, स्किन के नीचे इसको इंजेक्ट करते हैं और देखते हैं कि पेशेंट इसे सेंसिटिव है या नहीं। अगर वो सेंसिटिव हो तो फिर हम उसे पेनिसिलिन नहीं देते, बल्कि हम उसे फिर एक मिक्सचर देते हैं, दैट इज अ मिक्सचर ऑफ क्लोरामफेनिकोल एंड टेट्रासाइक्लिन। तो ये कुछ बातें थी जो रिगार्डिंग हमारी बैक्टीरियल डिजीज के साथ थी। तो आप इस वाले केस में भी किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं, अपने आप को वार्म रखें, बिकॉज के जो निमोनिया है वो आमतौर पे सर्दियों की बीमारी होती है। तो अगर आप अपने आप को वार्म रखेंगे, प्रॉपर तरीके से कवर रखेंगे, अपने नोज़ को भी ढांप के रखेंगे, तो नोज़ को ढांपने का फ़ायदा है ज़्यादा कोल्ड एयर आपकी बॉडी में नहीं जाएगी, वो इन्वायरमेंट जो इन बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए ज़्यादा कंड्यूसिव होता है वो अवेलेबल नहीं होगा। प्लस यू कैन से अगर आप यूज़ करेंगे मास्क तो ये वाले बैक्टीरिया आपकी बॉडी में नहीं जाएंगे। तो इन सारी बातों का फ़ायदा डेफिनेटली आपको होगा, आपके आने वाली नस्लों को होगा, और आप अपने आने वाली नस्लों को ज़्यादा बेटर इन्वायरमेंट में क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, एयर टू इनहेल। इस दुआ के साथ कि आप इन तमाम बीमारियों से खुद भी महफूज रहें और ऐसे काम करें जो नॉट ओनली आपके लिए फ़ायदेमंद हो बल्कि आने वाली नस्लों के लिए भी फ़ायदेमंद हो, पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ हेल्थ। आई वांट टू से यू अल्लाह हाफ़िज़।